एक्सेल में कैसे लिटरेचर का रिव्यू लिखना है, ऐसे देखा एक्सेल में। वैसे सेम नहीं लिखते हमें। ठीक है, पहले तो मैं वो एक्सेल फाइल ओपन करती हूँ, एक सैम्पल एक्सेल फाइल जो मैंने यहाँ पे स्टोर की है। आप लोगों ने बनाया एक्सेल फाइल, शुरू किया एक्सेल फाइल बनाना? हाँ, अभी उसमें क्या करना है ना, आप जितना भी मतलब कभी भी पेपर पढ़ोगे ना, तो पेपर पढ़ा है मैं पढ़ते रही ऐसे नहीं करना है। इमीडिएटली आपको क्या करना है, उसका एक्सेल फाइल बनाना है, कोई भी टॉपिक का बनाओ, लेकिन एक्सेल फाइल को सेव एज करो। फॉर एग्जांपल अगर आज आप ऑगमेंटेड रियलिटी का पढ़ रहे हो तो उसको नाम दे दो ऑगमेंटेड रियलिटी। फिर उसके बाद आप कभी दूसरा पढ़ रहे हो तो दूसरा फाइल नंबर। कभी आपको लगा कि मुझे क्लाउड का पढ़ना है, क्लाउड के बारे में बोलो। कभी आपको लगा कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का करना है, तो उसका एक एक्सेल फाइल बनाओ। ओके, ऐसे करते करते आपको जो है उसका फाइल बनाना है। उसके आगे क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, अब ये एक फाइल है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा फाइल है, लेकिन कोई भी ऐसा फाइल आपको बनाना है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हम ओवरव्यू का पेपर लिख रहे हैं। हम्म, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो है ना इसमें ऑल, इसको हम रिमार्क करेंगे ऑल। ठीक है, रीनेम करेंगे ऑल, क्योंकि इसमें सारे ही पेपर्स हम डंप करने वाले हैं। अब ये करने के बाद जैसे आपको मैंने पहले बताया कि 5 पेपर करना है, उसके बाद मैंने 10 पेपर्स बोला। तो ऐसे करते करते मिनिमम 50 पेपर्स तो भी आपके पास जमा होने चाहिए। मैं तो बोलती हूँ 100 होने चाहिए, क्योंकि 100 में से 100 आपके पेपर के लिए लगता ही नहीं है, क्योंकि हम रिव्यू करते जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, क्लाउड का ही पेपर होता है, लेकिन उसमें से मान लो कि पहला हमारा ओवरव्यू का पेपर है, तो उसमें हमें पहले 10 पेपर में से हमें सिर्फ 2 ही मिले जिसमें ओवरव्यू ज्यादा है, बाकी का तो कुछ प्रॉब्लम ओरिएंटेड था। तो लेकिन आप लिखते जाओ लिखते जाओ। और जब हम यहाँ पे बोलेंगे मेथोडोलॉजी या फिर जो बोलते हैं ना इधर प्रॉब्लम सॉल्व, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसको कैटेगराइज करना है या फिर उसको क्लस्टर करना है। एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर माइंड मैप, नेक्स्ट माइंड मैप जो एलआर में भी हमें माइंड मैप करना है। तो मान लो कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैं ये जस्ट कॉपी पेस्ट करती हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास आपने 50 पेपर रिव्यू किया है या फिर। अब यहाँ पे मैं सेम ही कॉपी पेस्ट करती हूँ टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो ऐसे कुछ आपने 10-15 पेपर्स रिव्यू किया है, 10-15 के बाद नहीं करना है आपको, मिनिमम 100 काउंट होना चाहिए, सो दैट वो 100 के बेसिस पे आप कम से कम 2-3 पेपर लिख सकते हैं, कम से कम। ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से आपको वो क्लस्टरिंग करने आना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, तो सबसे पहले मेरे पास लेट से ऐसे 10 पेपर्स है। ओके, अब यहाँ पे मैं करती हूँ उसको रेफरेंस नंबर, ये आपके रेफरेंस नंबर है। तो आपको आपको अभी क्या करना है, जब आप पेपर लिखने जाओगे तब ये नंबर आपको चेंज करना है। अभी हमें क्या करना है, तो लेट से अभी मैंने कितने पेपर्स यहाँ पे रीड किया, 8 लिखे किए, 10 के 108 हो गया, 208 हो गया, ऐसे सिर्फ रीड करते जाओ। कभी कभी ना रीडिंग से भी आपका क्या होता है ना, थोड़ा सा इंग्लिश वोकेबुलरी बिल्ड होता है जो रिसर्च के लिए लगता है। वोकेबुलरी इट मीन्स फॉर रिसर्च डिफरेंट वोकेबुलरीज रिक्वायर्ड, जो उसके वर्ड्स है, जो उसके स्टेटमेंट्स है, जो उसका ग्रामर है, थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे उसका वोकेबुलरी कब बिल्ड हो जाएगा, जब हम वो पेपर रीड करेंगे। पेपर में से आपको ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए। पहले पहले ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट समरी ही आ रहा है, बाकी बाकी कुछ नहीं आ रहा है। मेरा भी ऐसे ही होता था, अभी अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मेथोडोलॉजी कैसे होता है, प्रॉब्लम सॉल्व मतलब जो हम बोलते हैं ना कि जैसे सीखा सीखा के अभी आपको मालूम हो गया है, कोई भी बच्चा देखो तो आपको समझ में आता है कि कौन सा बच्चा शैतान है और कौन सा सिंसियर है। इन द सेम वे करोगे तो आपका थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा, लेकिन बात करते रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। रोज 5-5 पेपर करो, 5-5 पेपर का टारगेट करो। 2 किया तो भी चलेगा, 1 किया तो भी चलेगा, बट करना ही नहीं ऐसे नहीं है। जहाँ पे 10 है तो वहाँ पे एक कम से कम एक करो, लेकिन करो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। तो ऐसा करने के बाद तो आप पेपर रीडिंग में या फिर एलआर में कब मास्टर हो जाओगे। कोई भी इसमें ना मास्टर होने के लिए एक फॉर्मूला आप याद रखो इसके आगे, मतलब ये सिर्फ रिसर्च के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, एक ये रिसर्च से प्रूव हुआ है कि ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बीइंग एक्सपर्ट। फॉर एग्जांपल, तो आपको अभी लेट से फोटोग्राफी में आपको एक्सपर्ट बनना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, 1000 आवर्स उसको देने पड़ते हैं एक। ठीक है, 1000 क्लिक्स करने पड़ते हैं, सो दैट आपका जो नेक्स्ट क्लिक होगा वो बेटर रहेगा। ठीक है, कोई ज्वाइन कर रहा है शायद, 1 मिनट। सो 1000 क्लिक्स आपको देने पड़ते हैं। तो फोटोग्राफी में मास्टर कोई कब मिलेगा, एक तो 1000 आवर्स मतलब रोज वो हम 7-8 7 to 8 आवर्स वो अगर फोटोग्राफी करता है, तो 7 to 8 मतलब मान लो कि 10 आवर्स करता है।
तो 10 आवर्स मतलब ये 10,000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1,000 डेज। 1,000 डेज मतलब 3 इयर्स। तो 3 साल में आप इतना एक्सपर्ट बन जाओगे फोटोग्राफी में कि आपसे आपसे आगे कोई होगा ही नहीं। इसलिए तो जो फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपने कभी देखा होगा तो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि रात दिन वो वही करते हैं, 1-2 साल में मास्टर हो जाते हैं। तो रात दिन अगर आप वो करोगे तो रिसर्च में भी कैसे होता है, 3 साल में देखो लोगों का आईआईटी वगैरह जो वहाँ पे जो रिसर्च करते हैं ना, 2 साल में 3-4 एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। हम तो एक एल्गोरिदम हमारा 5-6 साल में होता है, क्योंकि हम एक एक घंटा ही देते हैं। लेकिन ठीक है, हमारे लिए एक एक घंटा भी इम्पोर्टेंट है। सैटरडे संडे को आप ज़्यादा टाइम दे दो। जब आपका ये 10,000 हो जाएगा तब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स वो 1,000 ऐसे होने चाहिए कि मतलब आप सिर्फ पेपर रीड करते गए इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार आपने रीड किया तो आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जो है आपका मतलब कुछ गलतियां भी होती है तो वो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी होती है कुछ अलग एंगल से। मतलब अब आप हमारी इसमें अगर आपको लेट से कि 1,000 सॉरी, आपको रिसर्च पेपर राइटिंग में मास्टर बनना है तो आपको कितने पेपर्स लिखने होंगे, तो 10,000 आवर्स स्पेंड करने के बाद आप कितना पेपर लिख सकते हो। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अभी जैसे ओवरव्यू का पेपर है, अब अगर आपने रोज 3-4 घंटे दिया तो एक महीने में आराम से बहुत अच्छा ओवरव्यू पेपर लिख सकते हो। तो 30 × 3 मतलब 100 आवर्स में आपका एक पेपर डे होता है। तो 10,000, ठीक है, ये यहाँ पे मैं कैलकुलेशन जस्ट रफ कैलकुलेशन दिखा रही हूँ आपको, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये फंडा क्या है। तो 100 पेपर्स जब आप लिखोगे तब आप मास्टर बन जाओगे। तो ये 100 मास्टर इन द सेंस मतलब इतना आपके आपसे आगे कोई नहीं होगा। तो 100 पेपर्स विच आर ओवरव्यू पेपर्स, तो ये जब तक आपका नहीं होता है तब तक। तो ये ओवरव्यू पेपर्स में मास्टर कैसे बनना है, जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, नया कंसेप्ट आता है मार्केट में, आप उस पर पेपर लिखो। सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है आजकल का, अफिलिएट मार्केटिंग है जैसे मैनेजमेंट का है। तो जो भी नया आता है तो उसका ओवरव्यू पेपर लिखो। लेकिन जैसे मैंने बताया ना वो सब पॉइंट्स उनके जिस सिंपल कॉपी पेस्ट मत करो। सिंपल कॉपी पेस्ट किया तो आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको थोड़ा सा उसमें बोलते हैं ना कि थोड़ा सा अलग लेवल का करना स्टडी करना पड़ता है। कॉपी पेस्ट से तो पब्लिश हो जाएगा आपका शायद, अगर आपको वो कंसेप्ट मतलब स्ट्रैटेजी समझ में आ गया तो। बट एक्सपर्ट लेवल का मैं बोल रही हूँ। तो रिसर्च में भी अगर आप 10,000 आवर्स देते हो, रोज 1 घंटा देते हो, तो आपका साल का हो जाता है 300 अप्रोक्सीमेटली। तो 300 और ये मतलब 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स भी नहीं उसके पहले ही आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एक्सपर्ट का मतलब आपको सारे ही टाइप का पेपर आएगा। सो दिस इज द रफ कैलकुलेशन, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो ये जो हमने लिखा है ना ये पेपर्स यहाँ पे, तो इसका मुझे यहाँ पे समरी करना है। ठीक है, अब ये पेपर एक बार आपने रीड किया ना तो इतना आज देने की भी जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 100 पेपर्स रिव्यू करते हो तो 100 पेपर्स के बेसिस पे कम से कम 2-3 पेपर्स लिख सकते हैं अलग अलग एंगल से। तो सबसे पहला आपका होता है ओवरव्यू पेपर। ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ पेपर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बेसिक है। ठीक है, तो इसी को अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको दूसरे पेपर्स मिलेंगे जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व है। तो हम बोल सकते हैं इश्यूज वाला, ओपन इश्यूज। जस्ट मुझे उसके इश्यूज ही डिस्कस करने के क्या क्या इश्यूज है। क्लोज इश्यूज कौन से हैं जो मतलब जिसका सोल्यूशन अभी मिला है। इश्यूज सोल्यूशंस एंड ओपन इश्यूज बोल सकते हैं, चैलेंजेस सोल्यूशंस एंड ओपन इश्यूज मतलब कुछ इश्यूज पहले से ही थे जो उनका सोल्यूशन अभी मिल गया है, लेकिन कुछ इश्यूज अभी भी है तो ओपन इश्यूज बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये होता है। देन एप्लीकेशंस पे आप कर सकते हो। ओके, देन आप उसके प्रोटोकॉल्स पे भी कर सकते हो अगर टेक्नोलॉजी है तो। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स भी कर सकते हो। कोई आपने प्रॉब्लम डिफाइन किया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एआई से शुरू किया है, सपोज नाउ वी विल डिफाइन वन प्रॉब्लम। तो लेट्स से हार्ट अटैक प्रेडिक्शन वगैरह कुछ। सो प्रॉब्लम डिफाइन किया है तो वो प्रॉब्लम्स के एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉब्लम एंड एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। अब लिखते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस। तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ पेपर मिलेंगे। स्टार्ट हम ओवरव्यू से करते हैं, दैट डजंट मीन कि हमें ओवरव्यू का मिलता है। तो वो पेपर एक्सक्लूड नहीं करना है वहां से जो मैंने आपको बताया था। आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करो, जस्ट आपको वो रीड करते जाना है और हाईलाइट करते जाना है। एंड एक होता है आपका प्रॉब्लम, लास्ट वाला जो एक्चुअल रिसर्च पेपर माना जाता है। सो प्रॉब्लम एंड यूर सॉल्यूशन, यूर सॉल्यूशन। सो ये वाले पेपर्स होते हैं। तो ऐसे करते करते उसका लेवल्स है। तो अब यहाँ पे हम जस्ट एज्यूम करते हैं कि ये सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है, प्रॉब्लम सॉल्व है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हो,
तो यहाँ पे आप रिमार्क करके फील्ड लिख सकते हो, रिमार्क से लाइक कि इसमें से सपोज ये पेपर आपने ओपन किया, जैसे मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि कुछ आप उसमें से हाईलाइट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिमार्क में आप लिखते जाओ कि ये इसमें से आपको ओवरव्यू पेपर के लिए कुछ मटेरियल मिलेगा। जब हम रीड करते जाते हैं ना, अपने आप हमारा दिमाग ऐसे इंक्लाइन होते ही जाता है। जैसे अभी देखो हम बोलते हैं कि ए डिवीजन में ऐसे बच्चे हैं, वो डिवीजन में ऐसे, तो हम अपने आप एनालिसिस करते हैं कि ए डिवीजन में जो है वो प्रोग्रामर ज़्यादा है, बी डिवीजन में है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा है। हम भी बराबर उनको क्या करते हैं, उसी फील्ड में डालते हैं। तो यहाँ पे पेपर रीड करने के बाद आपको जब पेपर सामने आएगा ना, आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये पेपर क्या है, ये पेपर का क्वालिटी क्या है। आई विल शो यू वन पेपर टुडे, तो उसका क्वालिटी फिर आप थोड़ा सा आप ही देख के बताओगे कि किस लेवल का है, ठीक है। सो वो पेपर देख के ही पता चल जाता है कुछ दिनों के बाद। ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो वाले पेपर आप तुरंत आइडेंटिफाई करोगे। उसमें मॉडल इम्प्लीमेंट है, मतलब ही वो बहुत ही अच्छा पेपर ऐसा भी नहीं है। उसका लैंग्वेज देख के ही आपको समझ में आता है, इसलिए लैंग्वेज पे हमें फोकस करना होता है। और देखो एक्सपेरिमेंट इज डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द रिप्रेजेंटेशन इन रिसर्च। जो मतलब मैं भी एक्सपेरिमेंट करती थी, लेकिन मुझे रिप्रेजेंटेशन नहीं आता था। अभी मैं उससे के कम लेवल का एक्सपेरिमेंट करती हूँ, लेकिन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा मेरा सुधर गया है। इसलिए शायद पेपर वो अभी एक्सेप्ट होने लगे हैं। तो ऐसा कंसेप्ट है, तो वो धीरे धीरे मालूम होता है ऑफकोर्स। तो ये वाला है, तो रिमार्क में आप क्या करो, लिखते जाओ। सपोज मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, पहला पेपर, तीसरा पेपर और ये मेरा पांचवा पेपर है। सो ये मुझे मिल गया, सो आई विल सिलेक्ट दिस, ठीक है। एंड मुझे ये ओवरव्यू के पेपर में काम आएगा, मतलब पूरा वहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि कभी भी आपको लग सकता है कि कोई और पेपर है क्या जहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वो उसके लिए हमने वहाँ पे लिखा। सो व्हाट आई विल डू इज, जो मुझे नहीं लगता है मैं यहाँ से रिमूव करूंगी, सो दैट ऑल ओवरव्यू पेपर विल बी देयर। मतलब उसमें से ओवरव्यू ले सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज एनीथिंग वी कैन टेक फ्रॉम दैट। देन फिर ये बाकी के सपोज मुझे नहीं लग रहा है अभी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग, ठीक है। मतलब प्रीलिमिनरी लेवल का क्लस्टरिंग। समझ में आ रहा है सबको क्लस्टरिंग का मतलब क्या है? यस। हाँ। हाँ। देखो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे पेपर पढ़े, राइट। तो ये पेपर में हमें क्या मिला, सपोज ये पेपर में आपको लगा है कि इसमें मतलब ये ओवरव्यू वाला पेपर है, इसमें आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नॉट एप्लीकेबल भी होता है ना, सब लोग तो प्रॉब्लम सॉल्व वाला लिखते नहीं, तो ये नॉट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ओवरव्यू है, तो रिमार्क में बस लिखते जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमार्क लिख दिया। कुछ इसमें आपको मिलते हैं इश्यूज, मतलब प्रॉब्लम्स एक्चुअल कोई सॉल्व नहीं है, क्योंकि सब जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। लेकिन उसमें फिर वो क्या है, इश्यूज है। कुछ इसमें सिर्फ इश्यूज ही डिफाइन करते हैं लोग। कुछ इसमें क्या करते हैं ना, इश्यूज भी होता है, ठीक है। वहाँ पे लिख सकते हैं ओपन इश्यूज है या क्लोज इशू है, ठीक है। क्लोज इश्यूज एंड उसके सॉल्यूशंस भी है, मतलब उसका सॉल्यूशन अभी मिल गया है क्लोज इश्यूज, ठीक है। तो ये सब रिमार्क करते जाना है। ये हो गया, इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी लेवल का क्लस्टरिंग, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये करने के बाद जब आप इधर जाओगे ओवरव्यू में गए, ठीक है। अब यहाँ पे रिमार्क जो है ओवरव्यू आपको रिमूव करना है, ठीक है। अभी आपको इसमें रिमूव रिमूव करना है, क्योंकि अभी आपका सेग्रीगेशन भूल गया कि ये जो पेपर है, अभी हमने 100 पेपर्स रिव्यू किए थे, उसमें से फाइनली हमारी टाइटल के हिसाब से हमें उसमें से 3 पेपर मिल गया। बट ये हमारा काम वेस्ट नहीं होता है, इसलिए ये करके रखना है। हमारा जो बोलते हैं ना रिसर्च में, मतलब मुझे भी तभी मालूम नहीं था, मैं तो सिर्फ रीड करते जाती, बहुत सारे पेपर रीड किए, लेकिन अभी मुझे याद भी नहीं मैंने कितने पेपर्स रीड किए, और समझता भी नहीं था। लेकिन मैं रिमार्क करते जाती ना, तो मुझे शायद अभी वो काम आते। लेकिन फिर भी मैंने उसमें से कुछ कुछ मैंने लिखा था। तब मुझे जैसे ही पता चला कि ये कहीं ना कहीं लिखना चाहिए, तो मैं क्या करती थी, हाईलाइट वगैरह करने का मुझे तभी समझ में आ गया था, हाईलाइट करती थी। और मैं पेपर सेव करती थी, इसलिए मेरे पास सेव्ड रहते थे। अब ये आजकल तो बिना सेव किए भी आप ये कर सकते हो, दैट आई विल टेल यू लेटर, कि पेपर तो हमें डाउनलोड नहीं करना है, लेकिन फिर भी उसका ये सब समरी मुझे स्टोर करना है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन पहले एक मैनुअल वर्क करना है, इसलिए मैं बताती हूँ। लेकिन अब इस, हाँ, अब यहाँ पे मुझे सपोज मिल गया ये इश्यूज वाला पेपर, तो मैं क्या करती हूँ, ये वापस कॉल करती हूँ, इसमें से इश्यूज वाला जो है ना, ओपन इश्यूज, जिसमें ओपन इश्यूज मतलब जिसका सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है, तो उसमें से एक इशू हम लेते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सपोज ये ओवरव्यू वाला नहीं चाहिए ओपन इश्यूज के टाइम पे, सो आई विल सिंपली डिलीट इट, ठीक है। तो ये सारे पेपर डिलीट नहीं होते, सेग्रीगेशन करना है, ऑल में सब रखना ही है। तो यू विल नॉट रिक्वायर, ऐसे पेपर हो सकते हैं जो आपको कभी नहीं लगेंगे, आपने 3 पेपर लेके लेकिन उसके लिए लगे ही नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसको रखो, क्योंकि कब कौन सा काम आए नहीं बता सकते, ठीक है।
तो ये भी मैं डिलीट करती हूँ फिलहाल। तो हमें चाहिए इश्यूज वाले, ओपन इश्यूज के मुझे सपोज मिल गए थे, तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ इश्यूज वाला, ओपन इश्यूज का तो है और एक इश्यूज और एग्जिस्टिंग है, तो ये मिल गया मुझे। तो एक बार आपने ओपन इश्यूज के इसमें डाल दिया तो उसको रिमूव करना है, मतलब रिमार्क रिमूव करना है। जैसे ओवरव्यू में भी आ गई, मैं उसका जो रिमार्क है यहाँ पे वो रिमूव किया। अब आपको क्या करना है, देखो अब ये जो पेपर है इसमें से अभी ओवरव्यू में क्या आता है जनरली क्लाउड कंप्यूटिंग के ओर में, मतलब कोई भी टॉपिक आपने लेते हो, जैसे मैनेजमेंट केस में एफिलिएटेड मार्केटिंग है, या फिर जैसे कोई भी मतलब मार्केटिंग का आपका जो ट्रेंड हो वो आपने लिया है टू स्टडी, ठीक है, जैसे फिनटेक वगैरह है, फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वगैरह आपने लिया है, वॉट एवर यू वांट, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपको करना है ना, तो यहाँ पे उसका पहले तो आप ओवरव्यू करोगे। जैसे आपका ऑगमेंटेड रियलिटी इन मार्केटिंग है, ऑगमेंटेड रियलिटी इन मार्केटिंग भी एक कंसेप्ट है, तो उसका ओवरव्यू आपको लिखना है कि ये क्या है, कैसे, क्यों है, यूज लोगों ने यूज किया है वगैरह वगैरह, बस इतना ही। लेकिन जैसे आप पेपर पहला रीड करते गए तो उसमें आपको क्या मिल गया, उसमें आपको अब ये सब मार्क करना है आपको, उसके में आपको मिल गया उसका डेफिनेशन, तो आप लिखते जाओ उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट बाकी का एटलीस्ट मार्क करते जाना है। तो ओवरव्यू के और कौन से पॉइंट्स होते हैं, जैसे ओवरव्यू में आता है आपका डेफिनेशन, एग्जांपल्स मतलब यूज केसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, स्ट्रेंथ्स आता है, वीकनेसेस आता है, अपॉर्चुनिटीज आता है, थ्रेट्स आता है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग देखा जाए तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, प्रोवाइडर्स है, तो प्रोटोकॉल्स है, आर्किटेक्चर है, कुछ भी, ठीक है। तो उस रिलेटेड ओवरव्यू रिलेटेड आपको जो भी मिलता है उसका डायग्राम भी मिलता है, तो भी आप वो रिमार्क में लिखते जाओ, क्योंकि वही आपको लगने वाला है राइट वाइल राइटिंग दी पेपर। तो अगर आपको चाहिए क्लाउड का डेफिनेशन, तो आपको वापस गूगल करने की जरूरत नहीं, जस्ट गो इन दिस रिमार्क और वहाँ पे देखो कि बेस्ट डेफिनेशन कहाँ पे लिखा है, एंड जस्ट रीड दिस पेपर। तो इसका पीडीएफ तो हमारे पास रहते हैं जिसको हमने वन से सेव किया है, जस्ट ओपन दैट एंड उसमें से जो डेफिनेशन जो हमने हाईलाइट किया है, ठीक है, वो आपको कॉपी करना है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सपोज मिल गया डेफिनेशन, देन मुझे मिल गया फीचर्स, देन मुझे मिल गया एडवांटेजेस। ओवरव्यू में ये आता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आपके पेपर के हिसाब से आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से फाइंड आउट करना है या फिर एक्सप्लोर करना है, डिसएडवांटेज एक्सेट्रा। तो दूसरा पेपर हमने देखा तो उसमें मुझे ये सब तो कुछ मिला नहीं, लेकिन प्रोटोकॉल मिल गया, बन गया, हमारे ओवरव्यू रिलेटेड तो है ना, इसलिए मुझे वो मिल गया। मतलब पहले जो हमने क्लस्टरिंग किया था वापस इसको सब क्लस्टरिंग करना है, क्योंकि ये चाहिए आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे मुझे मिल गया आर्किटेक्चर, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ हाँ। कौन सा रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस है ना सर, ये देखिए इधर रेफरेंस हमने लिखा है, पेपर है ना, फर्स्ट हमने रेफरेंस नंबर है, और ये रेफरेंस मैंने लास्ट टाइम आपने देखा क्या वो वीडियो, कि जब हम ये करते हैं पेपर डाउनलोड करते हैं कोई भी हमारे टॉपिक रिलेटेड, और हमें लगता है कि इसमें से पहले तो आपको पेपर रीड करना है बाद में ये करना है सर, ये मैंने आपको बताया था, याद है आपको। हाँ, लिंक रखने की जरूरत नहीं है सर, लिंक रखने की जरूरत नहीं, देखो ये है ना आपका साइटेशन है, राइट, साइटेशन, रेफरेंसेस, अच्छा वो इंट्रोडक्शन वाला आप बोल रहे हैं, अच्छा नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया सर, ये एलआर का पार्ट चल रहा है, इंट्रोडक्शन का जो है ना वो सेपरेट उधर ही खत्म करना है, 2 या 3 दिनों में खत्म होता है। एलआर 1 हफ्ता लगता है मिनिमम, मतलब सबसे पहले आपको 1 हफ्ता लगेगा, बाद में आपका थोड़ा सा स्पीड इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं कि एग्जैक्टली किस वजह से करना है इसलिए। बट एक बार आपका हो गया ना, आप एक दिन में पूरे पेपर सेव स्टोर क्या बोलते हैं सर्च करते हो और सेव करते जाते हो, 100 या 200 पेपर भी होता है, तो बस 2-3 घंटा बैठना पड़ता है, लेकिन मिल जाते हैं, 100-150 भी पेपर मिल जाते हैं। दूसरे दिन आप क्या करते हो, उसका तुरंत टेबल बना सकते हो, कि सेव एज करो और टेबल बनाओ, सेव एज करो टेबल बनाओ, ठीक है, क्योंकि जब हम डाउनलोड करते हैं तभी सेव करते जाते हैं, और यहाँ पे टेबल बनने के बाद तीसरे दिन फिर आपका क्लस्टरिंग हो जाता है, क्लस्टरिंग सब क्लस्टरिंग हो जाता है, और चौथे दिन फिर डायरेक्टली ये क्लस्टरिंग को कंबाइन करके आपको लेयर लिखना है, 5वें दिन आपको उसको रिफाइन करना है और पेपर का कॉपी कर पेस्ट करना है। 6-7 दिनों में आराम से अच्छा एलआर हो जाता है, अच्छा सा हो जाता है, ठीक है। तो एलआर के लिए मैं वो बोल रही, क्योंकि एलआर के लिए आपको क्या चाहिए, कंपलसरी पेपर ही चाहिए ना, पेपर और थीसिस, पेटेंट, ये चाहिए, उसमें वेब रेफरेंसेस नहीं लेते हैं जनरली, क्योंकि वेब रेफरेंसेस इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक फॉर लिटरेचर, उसको लिटरेचर के जैसा ऑनर दिया ही नहीं है। लिटरेचर मतलब जो मैंने आपको बताया था, हाँ लिटरेचर यू जब हमने शुरू किया था,
लिटरेचर को लिटरेचर मतलब पेपर्स को लिटरेचर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज लाइक अ ग्रंथ, ग्रंथ के जैसा वेटेज है, मतलब वो प्रॉपर ही है, प्रूवन है, और वो मतलब क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट है, वो वैलिड रेफरेंस बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए वो चल जाता है, ऐसे मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हम जो कंसेप्ट बताने वाले होते हैं वो सब पेपर में नहीं मिलता है, इसलिए इंट्रोडक्शन में आप 5 to 10 रेफरेंसेस कुछ भी ले लो, इसलिए तब मैंने आपको ये बताया भी नहीं था कि यहाँ से लेना है, लेकिन अगर आपको इंट्रोडक्शन वाला कुछ पार्ट यहाँ से मिलता है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, ऐसे आपको क्लस्टरिंग करना है। ओके, तो राइट, हाँ, और ये आप कॉपी पेस्ट करके गूगल में भी डाल सकते हैं, आपको लिंक स्टोर करने की जरूरत नहीं, एंड उसका डीओआई भी मिलता है, बट ये पूरा इसे साइट किया हुआ आप डाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, हाँ, अभी ये करने के बाद आपको क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे और भी उसका क्लस्टरिंग कर सकते हो आप, जैसे अभी यहाँ पे 3 ही पेपर दिखा है, लेकिन आपको जब 50 वगैरह पेपर मिलते हैं तो एडवांटेजेस में कौन सा मिला है, तो और एक सब क्लस्टर बना, अब ये इसे करते जाओगे ना तो आपका डायग्राम इजी हो जाता है। सपोज यहाँ पे मुझे एडवांटेज मिल गया इसका, पे एज यू गो मॉडल, ठीक है, एज यू गो मॉडल, ठीक है, ये एक एडवांटेज मिल गया। देन इलास्टिसिटी भी ये पेपर वाले ने कोई डिफाइन किया है। देन उन्होंने एक और क्या डिफाइन किया है, जैसे स्पीड, कुछ मतलब स्पीड एक्शंस वगैरह ऐसे कुछ डिफाइन किया है। तो सेकंड इसमें तो प्रोटोकॉल है, थर्ड इसमें वापस आर्किटेक्चर भी है और एडवांटेज भी है। तो एडवांटेज उन्होंने क्या डिफाइन किया है यहाँ पे, लेट से इलास्टिसिटी डिफाइन किया है, पे एज बी को मॉडल नहीं किया है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि इलास्टिसिटी जो ये एडवांटेज है, जब भी ये डिफाइन करोगे ना तो उसके दो रेफरेंसेस है। कौन से दो रेफरेंस है, एक है आपका 1, एक है आपका 3, ऐसे आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस, राइट। तो इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग और सब क्लस्टरिंग, तो ऐसे आपको सब क्लस्टरिंग करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ड में जाना है। ये क्लस्टरिंग सब क्लस्टरिंग फाइनल होने के बाद, इसलिए पेपर्स में बोलते हो ना कि सर्चिंग को ही टाइम लगता है, बट आप लिखते जाओ, ऑल में क्या है, ऑल में सिर्फ आपको लिखना है, और ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि आपका जो एडवांटेज है वो सारे एडवांटेज के पेपर आपने ऊपर लिखे, तो यहाँ पे एडवांटेज है, यहाँ पे प्रोटोकॉल है, यहाँ पे आर्किटेक्चर, वापस एडवांटेज आ गया, वापस प्रोटोकॉल आ गया, तो आपको आप क्या करो, उसको ऊपर नीचे करो और एडवांटेज वाले सब ऊपर ले लो, ठीक है, सो दैट उसका उसका जब आप पॉइंट लिखोगे तो वो रेफरेंसेस आप कंटिन्यूस दे सकते हैं। ऊपर लिखा तो ऊपर नीचे लिखा तो अभी चलता ही है, ऐसा कुछ नहीं कि एक रेफरेंस हमने 1 दिया, एक 30 का दिया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर सब सीक्वेंस में अच्छा भी लगेगा, इसलिए वो ऊपर करो। अब आपको क्या करना है, वर्ड में जाना है, तो मैं वर्ड में एक फाइल ओपन करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि आपका लिटरेचर रिव्यू शुरू हो रहा है, ठीक है, पेपर में। तो ये लिटरेचर रिव्यू आपको तो थोड़ा अफकोर्स थेरी थेरी पार्ट सब लिखना है, लेकिन उसके पहले ही आपको क्या करना है, यहाँ का टेबल जो है वो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सा एडवांटेज मिला, तो एडवांटेज का एक सेपरेट टेबल बनाना है आपको। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इसमें से ऑथर्स ड्रैग करो। अब ये सब फाइनल होने के बाद ही आपको क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर चेंज होता है, एंड वो बार बार चेंज करना थोड़ा सा मैन्युअली डिफिकल्ट जाता है, जब आप टूल यूज करोगे तो ईजी हो जाएगा। अब मान लो कि इंट्रोडक्शन आपने लिखा है 1 to 10 रेफरेंस नंबर तक, तो यहाँ पे आपको देना है रेफरेंस नंबर 11, ओके, 12, 13, इसलिए ये नंबर आप तुरंत मत दो, बाद में दो सब कुछ होने के बाद। और ओवर के हमने 3 पेपर निकाले, या फिर एडवांटेजेस के हमने 3 निकाले, डिसएडवांटेज के लिए हमने 3 निकाले, तो 11, 12, 13 में आपको कुछ ना कुछ एडवांटेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। अभी ऐसा हम मानते हैं कि इसमें एडवांटेज है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्पीड का एडवांटेज मिल गया, और स्पीड के बाद हमें अवेलेबिलिटी का मिल गया, समथिंग लाइक दिस, तो हमेशा कोई ना कोई पेपर में आपको मिल ही जाता है। सो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको हम हाइड करेंगे, ये हमें नहीं लगता है, आगे का इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें लगता था। मेथोडोलॉजी ऑल्सो वी डोंट रिक्वायर फॉर रिव्यू पेपर, बाकी का हमें लगने वाला है, तो हम इसको हाइड करना है। तो जब आप एल आर लिखोगे तो इसको पहले हाइड करो, नहीं तो वो बार बार देखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑथर्स लिखा है, नाउ सी दिस ऑथर्स, मैंने यहाँ से ही कॉपी पेस्ट किया था, तो ये जो ऑथर है आप यहाँ पे देख सकते हो, बेरिशा, मेजू एंड शबान, ऐसे 3 ऑथर्स है। तो जब 3 ऑथर्स आते हैं तो इसको क्या करना है,
ये बाकी के ऑथर सीधा डिलीट करना है। यहाँ से कॉमा हटाना है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करती हूँ सो दैट यू कैन सी। ओके, तो अभी आपका ये आपको दिखेगा थोड़ा सा। तो बेरिशा भी करके एक ऑथर है और बाकी के और दो ऑथर है। तो इसको आपको क्या करना है होता है, कन्वर्ट करना है। तीन, दो से ज्यादा है तो पहला ऑथर जैसे यहाँ पे दिया है नेम एंड ऑथर सरनेम का फर्स्ट लेटर, एपीए स्टाइल में हमने देखा था। यहाँ पे ऐसे करना है ETAL डॉट, इतना ही करना है। और हमें लिखना है उसका रेफरेंस। ठीक है, बाद में ये सब आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा टेक्स्ट कंबाइन करके। ये 11 भी हम कंबाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार आपका रेफरेंस बन गया है तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा आप देखोगे भी कि ये क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जस्ट टू अंडरस्टैंड यहाँ पे मैं करती हूँ कुछ एक नेहुल करके नाम लेती हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ये मान लो कि ये जो नेहुल है, ये जो बंदा है वो अकेला है, तो ये ऑथर्स नहीं है, है ना? तो ये मैं निकालती हूँ। ऐसे भी कुछ पेपर होते हैं जो सिंगल ऑथर होते हैं। तो यहाँ पे ETAL नहीं लिखते हैं, तो नेहुल बी ही लिखना है। और ब्रैकेट में लिखना है आपको 12। पहला था दो से ज्यादा ऑथर है, दूसरा है सिंगल ऑथर, अब थर्ड है आपका सपोज दो ऑथर ने मिलके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, इसका नाम चेंज करती हूँ। ठीक है, कुछ तो एक लिख सो, ठीक है, शर्मा कुछ तो लिखती हूँ। हम्म, शर्मा वट एवर। ठीक है, या फिर हम लिखते हैं यहाँ पे एक्चुअली सरनेम नहीं आता है, विनीता समथिंग लाइक दिस, विनीता बी। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑथर है। ठीक है, तो दो ऑथर मतलब ऐसे लिखा रहेगा वहाँ पे साइटेशन में, कॉमा नहीं रहेगा। सो ये आपको एज इट इज लेना है। ओके, क्योंकि दो ही ऑथर है इसमें। एंड इसको नंबर देना है आपको 13। दैट्स इट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, अभी अभी हाँ, अभी प्रिलिमिनरी लेवल का राइटिंग हमें देखना है। तो मैं क्या करती हूँ, ये ऑथर लेती हूँ पहले। ठीक है, बेरिशा भी। और मैं जाती हूँ वर्ड फाइल में हमारे, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इसको पेस्ट करती हूँ। तीनों ही है लेकिन पहले इसको पेस्ट किया मैंने। ठीक है, तो ऐसे आपको सब कुछ करते जाना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फाइल है, यहाँ पे हमें उसको मिल गया था डेफिनेशन एडवांटेज, ये रिमार्क है, इसका लेना नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे एडवांटेज मिल गया था, देखो ये तीनों। ठीक है, सो यहाँ पे बोलते हैं, अब यहाँ पे 11 है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा है ना, कुछ लोग ईयर भी देते हैं, जैसे यहाँ पे उसका ईयर है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। IEEE स्टाइल में वो कंपलसरी नहीं है, APA स्टाइल फॉलो करोगे तो वो कंपलसरी है। बट लिखोगे तो अच्छा है, वो समझता भी है। ठीक है, बेरिशा भी ETL मतलब बेरिशा भी एंड उसके साथी, जो मल्टीपल ऑफ टू है, मतलब दो से ज्यादा लोगों ने ये काम किया है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफाइन, दी डिफाइन, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, कुछ भी आपको जो मतलब वर्ड है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के इसमें हम बोलते हैं डेवलप, दे हैव प्रपोज द सॉल्यूशन, दे हैव रिकमेंडेड द सॉल्यूशन। कभी कभी सॉल्यूशन ना लोग सिर्फ देते हैं, रिकमेंड करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो रिकमेंडेड बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी एडवांटेजेस हम डेवलप नहीं बोलते हैं ना, एडवांटेजेस डिफाइन किया है, एडवांटेजेस लिखा है, एडवांटेजेस एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लेन किया है, ऐसे टर्म्स आते हैं। और आपको टर्म्स नहीं समझ में आता है तो डिफाइन में जाइए, सिनोनिम्स देखिए, क्लियर है, वेल डिफाइन किया है, डेमो डिमार्केटेड किया है, ऐसे बहुत अच्छे से सिनोनिम्स मिलते हैं। और चैट जीपीटी से भी आप सिनोनिम ले सकते हैं, बट पहले बेसिक लेवल का सीखो सो दैट चैट जीपीटी आपको उसको रिफाइन करके देगा। डिफाइन द एडवांटेजेस या फिर स्ट्रेंथ्स हम बोल सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सच एज, ठीक है, इलास्टिसिटी। ठीक है, सॉरी, अब उसमें है पे एज यू गो मॉडल है ना, तीन था उसमें, इसलिए मैं तीन लिखना है मुझे, सच एज। अब ये ऑथर वाइज हम लिख रहे हैं। दूसरा होता है हमारा फीचर वाइज भी एक होता है, LR। LR के बहुत सारे टेक्निक्स है, अभी हम ऑथर वाइज पहले देखते हैं, क्योंकि
बहुत सारे इसमें ऑथर वाइज ही प्रेफर करते हैं, सच एज पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, अब ये मॉडल क्या है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने डिफाइन किया ऐसे नहीं होता है, हमें 2-3 लाइन्स में एक एक पैराग्राफ लिखते हैं लोग, हमें पहले 2-3 लाइन्स आएगा, फिर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, इसको एक पैराग्राफ में भी लिखने आना चाहिए, तो वो क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। पहले आपको लिखना है आपके लाइन्स में एक वर्ड्स में कि वो ऑथर का जो हम बोलते हैं ना कि उसने क्या स्टेट किया है वहाँ पे, तो वहाँ पे एज यू गो मॉडल उसने स्टेट किया है, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी किया है। पहले एक एक पॉइंट लिखते हैं, पे एज यू गो मॉडल लिखा है, दिस मॉडल रेफर्स टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब मुझे नहीं आ रहा है पे एज यू गो मॉडल, मुझे नहीं आ रहा है क्योंकि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं हूँ। ठीक है, नहीं मतलब ये मैं जैसे कॉल क्वांटम कंप्यूटिंग है तो उसमें तो मुझे ऐसे डायरेक्टली आएगा नहीं ना, मेरा वो सब्जेक्ट ही नहीं है, वो नया है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको फिर जाना है आपके पेपर्स में जहाँ पे आपने वो सेव किया है। सो अब मैं क्या करती हूँ, वो पेपर में ओपन करती हूँ, कोई भी एक पेपर ओपन करती हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आएगा कि उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे लेना है। तो ये वाला पेपर हमने डाउनलोड किया था, तो आपके जाना है, आपको आपके पीडीएफ जहाँ पे आपने स्टोर किया है ना पेपर्स के, इसमें 1 डॉट 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 टाइटल, 2 डॉट 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 टाइटल, वो वाला फाइल ओपन करना है। 11 आपको नंबर दिख गया, 11 ही होना चाहिए, वहाँ पे आपको मिल गया। तो यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि ये वाला पेपर में कहीं ना कहीं एडवांटेजेस है, तो यहाँ पे आपको वो एडवांटेज मिलेगा। तो हम सर्च करते हैं, यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री है, यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग है, यहाँ पे एडवांटेज है क्या, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिला है, तो ऐसे सपोज है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी है, ऑन डिमांड सर्विस है। अब यहाँ पे एज यू गो मॉडल चाहिए हमें, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन डिमांड सर्विस। ठीक है, हम देखते हैं पहले है क्या, अगर पे एज यू गो मॉडल का कुछ मिला तो हम वहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, पे एज यू गो मॉडल तो यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि ये ओवरव्यू का नहीं, थोड़ा सा अलग है, हिस्ट्री और ये डिपेंड किया है। तो सो लेट्स टेक दैट। तो मैं लेती हूँ यहाँ से हाँ यहाँ पे है, देखिए पेपर यूज, पे एज यू गो मॉडल ही है, लेकिन सिर्फ उसका टाइटल अलग दिया, हेडिंग अलग दिया है, तो इसको मैंने हाईलाइट किया। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये हाईलाइट क्यों करना है, क्योंकि इसमें से हमने कॉपी किया है इसलिए। कॉपी करते हैं एंड देन फिर उसको हाईलाइट करते हैं। अब ये मेरा 11 रेफरेंस नंबर 11 है सपोज, तो मुझे तो नहीं आ रहा था ना, एलआर में यही होता है कि लिखने नहीं आता है लोगों को, जितना आप लिख सकते हो उतना लिखो, बाकी का सीधा कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, एंड उसको नंबर देना है आपको 11, जितना आपको अच्छा लगता है इतना स्टेटमेंट, बट ये पॉइंट ये कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना है आपको कि ये क्या है, आपका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है या और क्या है, मतलब वो पेपर में है क्या। ठीक है, जब और भी पेपर हो तो उसमें आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल वगैरह ऐसे मिलेंगे। जब प्रॉब्लम्स वाला पेपर है तो आपको उसमें मिलेगा कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेरिशा भी ईटीएल डेवलप द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम तो हम डिफाइन करते हैं, या फिर अब अगर उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया तो बेरिशा भी ईटीएल टचेस द प्रॉब्लम ऑफ परफॉर्मेंस इशू, सिक्योरिटी इशू जो भी है, एंड परफॉर्मेंस मतलब क्या उसके हिसाब से, वो ऑथर के हिसाब से लिखना है ना, क्योंकि उसका एलआर हम लिख रहे हैं। तो हर एक इसका आपका एक एक पैराग्राफ भी बनता है, दैट डिपेंड्स आपको कितना रेफरेंसेस मिला है, कितने लेंथ का पेपर आपको बनाना है। तो एक कम से कम एक लाइन तो बनता ही है, 2 लाइन बनता है, एक पैराग्राफ भी बनता है हर एक ऑथर के लिए, हर एक पेपर के लिए रादर। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हमको मिलता है उसका एलआर। अब ये मालूम है आपको कि ये लाइन आपने लिखा है, अब ये आपने कॉपी पेस्ट किया, तो ये फ्लो देखना है कि ये चलो ये फ्लो तो मेंटेन हो गया कि हमने यहाँ पे एडवांटेज डिफाइन किया, ऊपर से पे एज यू गो मॉडल डिफाइन किया है, और ये हमारा 11 नंबर का रेफरेंस भी हो गया, रेफरेंस भी दिया। तो सपोज आपका जो ये थर्ड वाला ऑथर है, मैं अभी जाती हूँ वापस एलआर के टेबल में। सो थर्ड वाला जो ऑथर है वहाँ पे भी मुझे पे एज यू गो मॉडल मिला है। तो यहाँ का ऑथर जो है वो पहले लेना है आपको, क्योंकि ये आपका 12 नंबर या फिर 13 नंबर जो भी है, तो उसको आप क्या करो, पहले यहाँ पे डिफाइन करो। ठीक है, क्योंकि सेम क्या बोलते हैं, सेम फीचर वो बता रहे हैं, इसलिए क्लस्टरिंग किया हमने, क्लस्टरिंग से बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको पहले यहाँ पे डिफाइन करो, नेहुल भी ऑथर है, और उसका जैसे होगा सिंगल है तो सिंगल, मल्टीपल है तो मल्टीपल। तो उसका जो पेपर का ईयर है वो है लेट्स से 2023।
ठीक है। अब देखो, ये दोनों ने डिफाइन किया, ऐसे होता है ना, इसलिए यहाँ पे दोनों का रेफरेंस देना है। 11 12 ऐसे भी दे सकते हो, 11-12 भी दे सकते हो। अब सपोज आपको सेम फीचर 5 पेपर में मिला, 11 12 14 19 25 50, सब एक साथ आप इकट्ठा कर सकते हो। रीड करने का यही फायदा होता है, एक आपने लिखा, बाकी का दूसरा कंबाइन करते जाओ, तीसरा कंबाइन करते जाओ, तो इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। समझ में आ रहा है आपको? क्लस्टरिंग बोलते हैं इसको। अब जाना है आपको, क्या करना है, यहाँ पे 12 हो गया। अब यहाँ पे मैं जस्ट डिफाइन करती हूँ आपको 14। तो ये आप ऐसा डिफाइन करो, या फिर 11, अभी सॉरी 11 12 14 सीक्वेंस में नहीं था तो आपको एज इट इज रखना है, सीक्वेंस में है तो फिर आपको क्या करना है, 11 to 13 11 to 14 वगैरह। ये होता है आपका बेसिक लेवल का एलआर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? राइट। अभी आपको क्या करना है, ऐसे सारे पैराग्राफ बनाना है। तो मैंने सपोज ये फर्स्ट पैराग्राफ बनाया, सेकंड पैराग्राफ बनाया, ठीक है, डिटेल में बनाया सब, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एडवांटेजेस के लिए आपने सब लिखा है ऐसे, ठीक है, आपके 5 पेपर बन के एडवांटेज के लिए। एडवांटेज में भी सिर्फ पे एज यू गो मॉडल के लिए, देन सेकंड एडवांटेज के लिए, देन थर्ड एडवांटेज के लिए, सब ऐसा करना है, ठीक है। एंड देखना है कि आपको एडवांटेजेस का कितना पेपर्स मिला है, वो सबको आपको एक ही पैराग्राफ में लेना है। सो अभी मैं क्या करती हूँ, जैसे आप ये 1 2 3 किया है, 4 5 करती हूँ। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम जस्ट समझने के लिए लिखते हैं डिसएडवांटेज, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आप क्योंकि आप लिखते गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करती हूँ डिसएडवांटेज, ठीक है। यहाँ पे हम लेने के बाद आपको क्या करना है, अभी ये रेफरेंसेस वगैरह दिया है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और वो रेफरेंसेस आप एज इट इज आपको साइटेशन जो है वो कॉपी पेस्ट करना है। अब आपको क्या करना है, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज है, और यहाँ पे है एडवांटेज एडवांटेज। एडवांटेज में भी क्या है, सपोज यहाँ पे है आपका पे एज यू गो मॉडल है, और यहाँ पे है आपका लेट्स से, जस्ट टू अंडरस्टैंड ना, स्पीड के बारे में है। तो पे एज यू गो मॉडल आपको मिल गया। सो पे एज यू गो मॉडल जो है ना, वो उसको मुझे कंबाइन करना है, ठीक है। ये मैं उठाती हूँ यहाँ से और पे एज यू गो मॉडल में डालती हूँ फर्स्ट इसमें, क्योंकि दोनों के इसमें वही था, लेकिन रेफरेंस अलग हो सकता है, होता ही है, क्योंकि इसी को नीचे आया था, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, फॉर्मेटिंग बाद में कर सकते हैं हम, उसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको मुझे मिला था 21, और मुझे मिला था 23, देन मुझे मिला था 30, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे क्लबिंग किया मैंने, एक एक फीचर को मैंने क्लब किया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस। हेलो। हाँ। अभी मुझे क्या, अब मैं क्या करती हूँ, जैसे आपका फाइनल होता है ना, इसको मैं फॉर्मेट करती हूँ सो दैट ये आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप, क्योंकि ये फाइनल करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इसको आगे कैसे और समराइज करना है आपको, ठीक है। देन ये आपका एक पैराग्राफ बन गया, दिस इज स्ट्रिक्टली अबाउट दी पे एज यू गो मॉडल, ठीक है। तो इसको मैं लेती हूँ ऊपर। तो ये बन गया आपका, देखो दिस इज द करेक्ट एल आर, करेक्ट वे ऑफ एल आर। मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपको बताता है पे एज यू गो मॉडल के बारे में। उसमें से ये पहले जो बताते हैं उन्होंने कुछ अलग डेफिनेशन दिया था, लेकिन 11 और 13 मिल रहा था, तो इसलिए वो मैंने लिखा। देन सेकंड भी क्या है, पे एज यू गो मॉडल ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग किया है, ये दूसरा ऑथर है, तो ऐसे हमने यहाँ पे उसको कंबाइन किया। अब ये ऐसा जब आप कंबाइन करते जाते हो, ठीक है, तो एडवांटेज एक ही फील्ड है आपका। तो अभी यहाँ पे हम सेकंड पैराग्राफ में शुरू करते हैं सेकंड फीचर को, जैसे जिसको मान लीजिए कि स्पीड के बारे में करना है, वो भी ऐसे ही आपको कंबाइन करते जाना है। देन थर्ड पैराग्राफ विल बी आपका डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस एडवांटेजेस आपके ऐसे 1 2 3 4 कितने भी पैराग्राफ, 10 एडवांटेज है तो 10 के पैराग्राफ मिलेंगे, उतने सारे रेफरेंसेस भी मिलेंगे। इसका अभी आपको क्या कर सकते हैं, और आपका टेबल भी आएगा उधर का समराइज करके, ठीक है। एंड आपका डायग्राम भी आएगा। तो टेबल कैसे आएगा, टेबल में आपको क्या लिखना है, ये आपको उठाना है। रेफरेंस नंबर नहीं चाहिए आपको, ऑथर चाहिए, रेफरेंस नंबर क्योंकि ऑथर के इसमें हमने लिखा है, ठीक है। देन वी रिक्वायर दिस, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। सो बन गया आपका एल आर का टेबल भी बन गया, जो हम बोलते हैं ना टेबल और माइंड मैप चाहिए,
तो यहाँ पे रिमार्क वाला फील्ड हटा दीजिए। ओके, बस ये ऑथर है और ये उन्होंने एडवांटेजेस, एडवांटेजेस यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है, एडवांटेजेस एक्सप्लेन्ड। ठीक है, उन्होंने ये एडवांटेजेस एक्सप्लेन किया है, फोकस किया है, डिस्क्राइब किया है, एनी एनी टर्म यू कैन यूज। ओके, दैट्स इट, हो गया आपका टेबल। और इसको बस आप फॉर्मेट करो। तो टेबल वगैरह आपका वो टेबल बन गया ना एक्सेल का, तो ये डिफिकल्ट नहीं है। इसको फॉर्मेट करते हैं थोड़ा सा। एक्सेल से हमने कॉपी किया है इसलिए वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सो लाइकवाइज आप उसको फॉर्मेट करो, बस उसका टेबल हो गया। एंड नाउ द थिंग इज माइंड मैप। माइंड मैप भी बहुत इजी हो जाता है जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है। सो अब इसका माइंड मैप देखो कैसे ड्रॉ करना है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन है तब आप डेफिनेटली माइंड मैप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है इमीजिएटली। आपको कोई टूल की भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी टूल ऑल्सो यू कैन ड्रॉ। देखो यहाँ पे मैं सिंपल वे से आपको बताती हूँ कि कैसे माइंड मैप आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। सो मुझे मिल गया उसका advantages. So what I'm writing is cloud computing advantages। ठीक है, अब ये सारे एडवांटेजेस, अब एक एडवांटेज का एक पैराग्राफ बन गया, मतलब एक एक का डायग्राम नहीं बनाना है। एक डायग्राम में आप जितना चीजें ऐड कर सकते हैं ऐड करो। पूरे पेपर का भी ऐड कर सकते हैं, बस वो आपको समझना चाहिए। आपको समझ में आ गया तो सामने वाले को आप बराबर से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो एडवांटेजेस, या फिर स्ट्रेंथ लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आपको क्या मिला था, पहला एडवांटेज आपको यहाँ पे मिला था। अब ये टेबल जो है उसको आप और थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो कि ये जो एडवांटेज एक्सप्लेन किया है यहाँ पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, तो एडवांटेज के मतलब यहाँ पे जैसे फर्स्ट कॉलम आपने ऑथर्स लिया है ना, तो आप एडवांटेज का फर्स्ट लेके फिर यहाँ पे रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो। ऐसे भी बोल सकते हो पे एज यू गो मॉडल, तो इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो मैं क्या करती हूँ इधर, इंसर्ट डिस्क्रिप्शन या फिर पर्टिकुलर्स, डिस्क्रिप्शन इन ब्रीफ। तो ऊपर का जो है उसी का शॉर्ट, मतलब ये आजकल टेबल देख के भी समझ में आता है कि ये बंदे ने अच्छा एलआर किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे भी लिखो कि मतलब पे एज यू गो मॉडल है तो एज, यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म, कॉस्ट एज पर यूसेज, एज पर यूसेज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसका मीनिंग। एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका एडवांटेज है तो मुझे यहाँ पे चाहिए उसका एक कनेक्टर। तो सर्कल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है। तब क्यों नहीं सिलेक्ट, कलरफुल ही बनाना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सोबर कलर लेना है, कलरफुल बनाना है तो यहाँ पे काफ़ी डार्क ही कलर है। आप वो कलर बाद में एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपको लिखना है एडवांटेजेस। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, ये पूरा इसका भी एक माइंड मैप बना सकते हो। नीचे क्लाउड कंप्यूटिंग फीचर्स, तो उसमें एडवांटेजेस करो करके एक सर्कल बनाओ, उसको वापस कनेक्टर्स दे दो। एज अ प्रिलिमिनरी आप क्या करो, आप पहले से एक सेपरेट सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आपको आएगा बाद में मर्ज करने को। ठीक है, लेकिन हमेशा देखना कि लास्ट टाइम हमने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था, अभी ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं कैसे इनोवेटिव वे से वो डायग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ। अभी यहाँ पे सर्कल लिया, बाकी के रेक्टेंगल रेक्टेंगल लिया है, तो नेक्स्ट टाइम क्या मैं ऐसे हेक्सागन वगैरह ले सकते हैं क्या, ऑक्टेगन ले सकते हैं क्या। अगर एग्जैक्टली 8 फीचर्स है तो ऑक्टेगन ले सकते हो। मैंने एक पेपर में मैंने ऑक्टेगन ड्रॉ किया था एक चैप्टर में। तो ऐसे आप अलग अलग टाइप के डायग्राम बना सकते हो। ऑफकोर्स ड्रॉ डॉट आयो में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बट पहले आप प्रिलिमिनरी यहाँ पे ऐसे लिखो, मतलब डायग्राम ड्रॉ करो एनी काइंड ऑफ डायग्राम, फिर आपको आएगा बाद में चेंज करना। पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, तो ये आपका पहला फीचर था जो आपको अलग 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 पेपर्स में मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका रेफरेंस देना है। इन दिस वे यू कैन मेक योर डायग्राम वेरी इनोवेटिव, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे रेफरेंस दे दो। ये मेथड मेरा है, और ये बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। एक दो ही पेपर में मैंने देखा था, बहुत कम। मुझे तो मिल ही नहीं रहे पैसे पेपर की, जो मैं एज अ डेमो भी दिखाऊँ। मैंने बहुत कम पेपर देखे, लेकिन है ऐसे पेपर जहाँ पे ऐसा रेफरेंस दिया है। तो जो पेपर मैंने रेफर किया था ना, वो अभी वो भी मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन क्योंकि उसका टाइटल मुझे याद नहीं। बट दिस इज द वेरी नाइस वे, क्योंकि फिर आपका पेपर रिजेक्शन का चांसेस बहुत ही कम है। नाउ यू कैन गो इन द फर्स्ट पैराग्राफ अगेन। तो यहाँ पे आप देखो 11 12 13 देन 21 23 30, इतने सारे रेफरेंसेस आपके सिर्फ पे एज यू गो मॉडल के थे। तो आप यहाँ पे लिखो 11 12 13 21 देन 23 24, जितने भी रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। देखो, ये ऐसा आप जब करोगे ना, तो आपका पेपर रिजेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम है ये बंदे ने एक 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 ऐसा ढूंढा है, एक एक मतलब ना, एक एक बोलते हैं ना हम, एक एक ऐसा स्पेक्ट लगा के। तो आपका रिजेक्शन जब का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। ओके, तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉन्ट लेंगे हम, क्योंकि हमें डायग्राम का स्ट्रक्चर नहीं, ये हमें दिखाना है। ये पे एज गो मॉडल है, हमें यहाँ ऐसे ढूंढा है। एंड देन फिर उसको कनेक्टर लगाओ आप। ठीक है, बाद में आप जाके ना डॉट आयो में ये और अच्छा बना सकते हो, बट जैसे ही लिखते जाते हो ना, अपने माइंड का कंसेप्ट पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लो। फिर ये अच्छा नहीं लग रहा है, किसी का हेल्प लेके यहाँ ले सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ डॉट आयो में। लेकिन आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ड्राइंग स्किल इज डिफरेंट, एंड वो माइंड मैप स्किल इज डिफरेंट। माइंड मैप स्किल मतलब आपको वो डायग्राम के फॉर्मेट में दिखाने आना चाहिए। आपको किसको टाइम है इतना ये पढ़ने को? ये टाइम पढ़ना ही मतलब जो रिव्यूअर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली जाते ही नहीं, फिर वो बहुत टाइम लगाते हैं। लेकिन जैसे वो ये डायग्राम देखेंगे ना आपका, अरे भाई इसने पे एज यू गो मॉडल, इसके इसमें 4 रेफरेंस दिए हैं, तो उसमें से एक वो जाके देखेगा, फर्स्ट पैराग्राफ कहीं ना कहीं वो पैराग्राफ होगा, वो पढ़ाइए इसने ये पे एज यू गो मॉडल का भी 2 डेफिनेशन लिखा है, थर्ड भी लिखा है। एंड फिर उसने यहाँ पे डिफाइन किया है। इससे आपको ये एलआर करते जाना है। इसमें अभी ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो हमने ये वाला कॉपी किया था, बट ये हम बाद में देखेंगे कि फ्लैग में कैसे रिमूव करना है। सब कुछ हमारे माइंड से आता नहीं है ना, इसलिए आपको जो लगता है वो कॉपी पेस्ट करो आप, लेकिन उसका रेफरेंस दो, बस इतना ही है। उसका फ्लैग रिमूव कैसे करना है, दैट इज इन आवर हैंड, वो हम रिमूव करेंगे बाद में। बट कभी कभी होता है ना, हमें समझता ही नहीं है, सोचता ही नहीं कि यहाँ पे क्या लिखे। चैट जीपीटी से भी तो लेती है, पेपर से ले लो थोड़ा, सब कुछ चैट जीपीटी से लेना ही नहीं, नहीं तो एआई फ्लैग आता है। चैट जीपीटी से कम ले लो, लेकिन कभी कभी उसके वर्ड्स बहुत अच्छा है, तो फिलहाल ले लो आप। कॉपी पेस्ट करो, पूरा पेपर भरो, जब फ्लैग आएगा तो उसका रिमूव करने का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, वो इजीली आप कर सकते हो। एक दो दिन का काम हो लास्ट, लेकिन आपके पास पहले रिटर्न मटेरियल एग्जिस्ट होना चाहिए। एंड फिर ये जब आप लिखेंगे ना, ऐसे करते करते आपको पूरा एलआर करना है, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है ये सब का शॉर्ट समरी। ये सब कॉपी पेस्ट किया और अपने चैट जीपीटी में दिया तो भी होता है, नहीं तो ऐसे लिखो फिलहाल आप। वेरियस रिसर्चर्स एकेडमिशियंस, ठीक है, वेरियस रिसर्चर्स, अभी आपका ओवरव्यू का है इसलिए, वेरियस रिसर्चर्स हैव स्टडीड, ठीक है, न्यूमरस, मेनी रिसर्चर्स, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, आपको ये बार बार लिख लिख के आएगा। वेरियस रिसर्चर्स हैव स्टडीड दी क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू, या फिर एनालिसिस बोल सकते हैं, इन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस कॉमा डिसएडवांटेजेस। इसका शॉर्ट लिखना है, बाकी कुछ नहीं। एक पैराग्राफ बन जाता है, क्योंकि एक एक फीचर हमने लिखा है, तो हर एक फीचर के बारे में एक एक लाइन लिखा तो भी एक पैराग्राफ बन जाता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जो हम बोलते प्रोटोकॉल है, देन आर्किटेक्चर है, जितना भी आपको लिखाना है ये सब इसके बारे में शॉर्ट में लिखना है। एंड फर्दर सेक्शंस, फर्दर सेक्शंस मतलब ये लाइन कंप्लीट होने के बाद, इन इन नेक्स्ट सेक्शन, या फिर इन नेक्स्ट पार्ट हम बोल सकते हैं, एलआर का ही नेक्स्ट पार्ट, दी एडवांटेजेस या फिर द लिटरेचर रिलेटेड टू एडवांटेजेस कॉमा
डिसएडवांटेजेस, ये सब लिखे। आर डिस्क्राइब इन सीक्वेंस। और डिटेल में बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप आगे तो है ही ना आपका ये पॉइंट है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ, आपल्या आपल्या ओन वर्ड्स मध्येच लिहायचंय, पण कधी कधी आपल्याला सुचत नाही ना. आता ज्यावेळेस तुम्ही सुरुवातीला असताना तर नाही सुचत, मलाही नाही ते सुचत, नाही सुचत आपल्याला. आता ही वर्ड एक लाईन लिहायला म्हणजे आपल्याला 2 तास विचार करायला लागतो, मग आपल्याला बोर होतं. त्यामुळे काय करायचं, आता इनिशियली तुम्ही घ्या, तुम्हाला ते ना करून करून माहित होईल. कसं आहे ना, आता मला क्लाउड कम्प्युटिंग माहित झालं, तर आता ते 8 वर्ष पीएचडीला अभ्यास केला, शिकवलं 2दा 3दा म्हणून माहित झालं. त्यामुळे मला वाचून लगेच माझ्या लँग्वेजमध्ये मला इझिली कन्वर्ट करता येईल. पण तुम्हाला अजून जमणार नाही ना, समजा तुम्ही नवीन टेक्नॉलॉजी घेतली जी तुम्हाला येत नाहीये, तर तुम्ही कसं करणार ना. सो इन दैट केस जितना आप कर सकते हो उतना करो, बाकी का आप कॉपी पेस्ट करो, बाद में चेंज करना है ना। देखो ये पढ़ पढ़ के तो कर सकते हैं ना। द मॉडल रेफर्स टू पे यूज, उसको हमें कन्वर्ट करना है। ये दिस मॉडल की जगह पे हम बोल सकते हैं इट इज, इट कैन बी डिफाइंड एज पे यूज एंड देन पे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स। मतलब उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही है, लेकिन क्या कन्वर्ट करना है ये तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि वहां से पढ़ो, यहाँ पे डालो, वहां से पढ़ो, ऐसा गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। इसलिए जब भी आपको नहीं सूझ रहा है, आप कॉपी पेस्ट करो, जितना सूझता है उतना लिखो, क्योंकि ये धीरे धीरे ही बढ़ता है। एक दिन में आपका नहीं होता है, तो एक दिन में लेकिन आपका एलआर बन सकता है अगर आप ऐसे कॉपी पेस्ट करोगे। बाद में इसको कन्वर्ट करना है ना, वो तो मैं आगे बताऊंगी कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। प्रीलिमिनरी एलआर बोल रहे हैं भैया, अभी भी ये फाइनल नहीं है। फाइनल करने के लिए तो आपको ये फ्लैग निकालना ही है ना। फाइनल तो आपका पेपर तभी बनता है जब फ्लैग निकालोगे, एंड अगेन 2 बार आप रिव्यू करोगे, स्टार्ट टू एंड फ्लो मेंटेन करोगे। तो वो फ्लो मतलब अलग होता है, जो फाइनल रीडिंग है ना उसका भी एक सीक्वेंस है, वो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे करना है। अभी आपको ये ऐसे करना है। अगर आप आपके वर्ड्स में करते तो वेल एंड गुड, उल्टा वो ही चाहिए मुझे, लेकिन नहीं होता है। जब इनिशियली होगा ना तो हमें डर लगता है, फिर ये क्या है, मुझे कैसे लिखना है, मुझे तो वो लाइन तो अच्छा लगा लेकिन उसको मुझे कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आप कॉपी कर लो, बाद में जब जैसे रीड करते जाते वो कन्वर्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो फ्लैग आएगा। और वो हो जाता है धीरे धीरे, हमारा इंग्लिश इतना भी खराब नहीं होता है, बट वो डायरेक्टली नहीं सोचता है ना, इसलिए पहले आप कॉपी करो। कॉपी नहीं किया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो अभी आपको क्या करना है, पहले तो आपको एलआर का टेबल कंप्लीट करना है। एलआर का जब टेबल कंप्लीट हो जाएगा ना, तब वापस आप ये वाला क्लिप देखो और ये ऐसे हिसाब से आप प्रिलिमिनरी एलआर करके देखो। फिर इसको रिफाइन करना है हमें, जैसे हमने स्टार्टिंग में उसका लिखा है ना, ऐसे एंडिंग में भी हमें लिखना है उसी का शॉर्ट। बट वो नहीं लिखा तो भी चलता है, बट लिखना चाहिए। ओके, सो इन दिस वे एलआर जो है ना, बेसिक एलआर हम लिखते हैं। और इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया तो भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एलआर में इतना ही है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो रिसर्च पेपर जब हम लिखते हैं ना, एलआर देखते हैं लोग, बहुत अच्छा एलआर है तो भी आपका पेपर सिलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। उनको चाहिए रिजल्ट्स और डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। तो एलआर पे अभी ज़्यादा नहीं करना है आपको, 1 2 3 2 पेजेस आपने भर दिया बस। नो, कंबाइन करना ही है, इसलिए कंबाइन करते हैं। 10 10 पेज का, 50 50 पेज का आप जो है ना, सॉरी 50 50 रेफरेंसेस का ऐसे कंबाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे 6 पेपर का कॉम्बिनेशन करके मैंने एक ही पैराग्राफ बनाया। इससे छोटा भी बन सकता है, क्योंकि आपको वो वर्ड मिला वहां से इसलिए आपने लिया। बट पेपर रेफर तो किया था ना आपने, आपने रीड किया है, सो डोंट स्किप, यूज इन द रेफरेंसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो अभी आपको क्या करना है ना, तो हमने जो लिखा था, पे आपको मैंने बोला था कि 10 10 पेपर करो, अभी आप उसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अप्रोक्सीमेटली मतलब 30 वैलिड रेफरेंसेस होने चाहिए। मतलब आप वहाँ पे 50 लिखे तो आपको समझ में आएगा कि ओवरव्यू का पेपर कर रहे हैं आप या प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम रिलेटेड आपको 30 मिल गया है, तो आप वापस स्टॉप करके पेपर में इंसर्ट करना शुरू करो। नहीं तो फिर करते जाओ, पेपर रीडिंग करते जाओ, पेपर रीडिंग करते जाओ। पेपर रीडिंग वैसे ही करना है, जितना समझते उतना मार्क कर रहा है, बाद में आएगा आपको। क्योंकि वो टर्म्स जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेंगे तब तक पेपर समझ में नहीं आता है। पहले तो आपको टाइटल एब्स्ट्रैक्ट समरी देख के ही करना है।
वो जब समझ में आएगा तब इंट्रोडक्शन पे जाओ, जब इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तब मेथोडोलॉजी पे जाओ। ऐसे करते एक उसका स्टेजेस है, हम बोल सकते। ठीक है। हाँ, तो ऐसे पांच पांच इसका आपने एलआर दिखाए तो भी चलेगा, बट वो फिर इनकम्प्लीट हो जाता है, फिर बहुत ऊपर नीचे रेफरेंस नंबर चेंज होता है वगैरह वगैरह, बहुत गड़बड़ होता है। इसलिए वो टेबल में ही अच्छे से मार्क करो, क्योंकि एक बार आपने वहाँ पे रेफरेंस नंबर दिखा, क्लस्टरिंग किया, सब क्लस्टरिंग किया, तो बस यहाँ पे आपका एक दिन भी नहीं लगता है। अभी आपको मैंने दिखाया ना कैसे किया है। इनफैक्ट मैं कॉपी भी करती हूँ, कॉपी पेस्ट करके मैंने फटाफट फटाफट वहाँ पे डाल दिया। तो पेपर ओपन करो, उसमें से जो वहाँ, क्योंकि हमने क्लस्टर में लिखा रहता है ना कि वहाँ का पे एज यू गो मॉडल का डेफिनेशन उठाना है, क्लाउड का डेफिनेशन उठाना है, जो जो हम उठा सकते हैं उस पर हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं, तो वापस पूरा रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसमें जो जो चाहिए वही हम उठाते हैं एंड बस कॉपी पेस्ट करते जाओ, दैट्स इट। हाँ। हम्म। हो हो, मी ते समजण्यासाठी माझ्याकडे ते आता मला ते सापडत नाही, माझी एक्सेल फाईल माझी आहे स्वतःची, पण आता ती मी शोधते, मला सापडेलच ती कुठेतरी, किंवा माझ्याकडे एक दुसरी डेमॉन्स्ट्रेशनसाठी आहे, कुठले नेटवर्क पण मिळेलच डेमोसाठी. तर आपल्याला करायचं किती आहेत, 50 पर्यंत. आता तुमचा पहिला पेपर आहे म्हणून मी तुम्हाला 30चं टार्गेट देते, पण ज्यावेळेस तुम्हाला नेक्स्ट जर्नलचं टार्गेट असतं, तर हे कॉन्फरन्स आहे, कॉन्फरन्सला आपण टाकणार आहोत हा पेपर, कारण पहिल्या कॉन्फरन्सला जरा सिलेक्शन होण्याचे जास्त चान्सेस असतात म्हणून, किंवा युजीसी केअर। पण एकदा तुम्हाला तो कॉन्फिडन्स आला ना की तुम्ही 50 अराउंड पेपर करायचेच आहेत मिनिमम। आता मी 100 पेपर घेते, कारण त्याच्याशिवाय ते मलाच नाही सॅटिस्फॅक्शन वाटत, तर मग तुमचे 100 इथं झाले पाहिजे, दॅट डझंट मीन तुमचा पेपर झाला पाहिजे। आता मी इथं काय सांगितलं तुम्हाला, ऑलमध्ये 100 नाही, आता ऑलमध्ये आपण करत गेलो, वाचत करत गेलो, पण मला ओव्हरव्ह्यू पेपर लिहायचा आहे ना, मग ओव्हरव्ह्यू रिलेटेड मला किती मिळाले, तर इथे फक्त तुम्ही काय करा, फिल्टर लावा। सो फिल्टर टाकते मी इथे, आता फिल्टर मध्ये मला किती मिळाले, ओव्हरव्ह्यूचे बघायचे किती आहेत, ओव्हरव्ह्यूचे 3च आहेत, म्हणजे अजून आपल्याला रीडिंग केलं पाहिजे। तर मग तुम्ही लिहिणं पेपर कसा कम्प्लीट करणार ना, 30-35 जरी आले पाहिजे इनिशियली ओव्हरव्ह्यू साठी। मग तुम्हाला ज्यावेळेस तुमचा चॅलेंजेसचा घेणार तेव्हा तुम्हाला मिनिमम 50 पाहिजे, जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम आणि सोल्युशन देणार तेव्हा त्या प्रॉब्लेमचे एक्झिस्टिंग सगळे सोल्युशन, अजून पण इकडचं तिकडचं मटेरियल टाकायचं थोडंसं, त्याला कसं तरी रिलेट करून, त्याला थोडंसं रिलेट केल्यानंतर मग तुम्हाला इथे तुम्हाला ते मार्क करता येईल ना, इथे 100 तुम्ही नंतर आपोआप स्वतःच 100 वर येतात। आता तुम्ही 30चा टार्गेट ठेवा, काही प्रॉब्लेम नाही, कारण खूप करत गेलं की तुम्हालाच बोर होईल ना, त्यामुळे तुम्हाला आता जरी इच्छा असेल तरी तुम्ही 100 करू पण नका, हे असं मी म्हणेल। कारण मग ते बोर झालं की मग आपण मध्येच पेपरचं काम सोडून देतो, तसं नाही करायचं, आपल्याला वाइंड अप करून टाकायचं लगेच। तो पेपर मग जिथे सिलेक्ट होईल तिथे सिलेक्ट होईल, रिजेक्ट झाला तर आपण त्याला करतो मॉडिफाय करून, पण वाइंड अप केलं ना की ते म्हणजे जसं म्हणतो ना की लेक्चर संपलंच नाही, तर मग जरी आपला आवडीचा विषय असेल तरी आपल्यालाच बोर होईल। तर 1 तास झाल्यावर आपल्याला लेक्चर संपवायलाच पाहिजे, दुसऱ्या दिवशी आपण पुन्हा एनर्जीने आणखीन चांगलं घेऊ, भले तोच टॉपिक का घ्यायचा असेल, तसं आहे। मग 2 तास झाले की आपल्याला 2 तास पण अवघड जातं की नाही, मग ते वाइंड अप करून टाकायचं। म्हणून तुमचं 30चं टार्गेट ठेवा, 30चे तुम्हाला ओव्हरव्ह्यूचे मिळाले की ओव्हरव्ह्यूचं तुम्ही लगेच एलआर लिहायला घ्या, तुम्हाला 30 तुमचे सोल्युशन मिळाले की लगेच तुम्ही लिहायला घ्या, आणि मग नंतर तुम्हाला आपोआप वाटतच नाही हे कमी आहेत रेफरन्सेस, अजून थोडे वाढवायला पाहिजे का, मग तुम्ही आपोआप वाढवता आणि मग ते तिथे ऍड करत जाता, कारण तुम्हाला डायग्राम मध्ये जर आणखी छान डायग्राम काढायची, कारण प्रत्येक पेपरमध्ये तुम्हाला काय मी सांगितलं, एकच स्ट्रॅटेजी लक्षात ठेवायचं। मागचा जो पेपर होता त्याच्यामध्ये मला बरंच नवीन शिकता आलं पाहिजे, पहिला पेपर सारखा दुसरा पेपर सेम नकोय, जरी तुमची टेक्नॉलॉजीचा असेल, जरी ओव्हरव्ह्यूचा असेल, म्हणजे तुम्ही 10 पेपर जर ओव्हरव्ह्यूचे लिहिले तरी पहिला आणि दुसरा 20-30% तरी फरक असला पाहिजे, सेम स्ट्रक्चर मध्ये नको, काहीतरी त्याच्यामध्ये वेगळं, तुम्ही डायग्राम बदलता, काहीतरी वेगळं करतात, रेफरन्सेस वाढवणार, डायग्रामचं स्ट्रक्चर वाढवणार, हे फक्त लक्षात ठेवायचं आहे। आपण काय नवीन देऊ शकतो, आपण काय नवीन शिकलो त्या पेपरमध्ये, प्रत्येक पेपरमध्ये काय नवीन आपण त्याच्यामध्ये वापरलं, हे जर तुम्ही फक्त ठेवलं ना, कारण इनोव्हेटिव्हनेस म्हणजेच रिसर्च आहे, त्याच्यामध्ये पाठे टाकत नाही, जसं लेक्चरमध्ये एकदा आपण सी शिकलो की आयुष्यभर ते सी शिकवा, तसं नाही। पण इनफॅक्ट टीचिंगमध्ये आपण इनोव्हेटिव्हनेस आणतो, तर टीचिंगमध्ये तर प्रत्येक पेपरमध्ये आपल्याला लागतच लागतं, तुमची रायटिंग स्टाईल लागते वेगळी, कधी तुम्ही ऍक्टिव्ह व्हॉइस लिहितात, कधी पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये लिहायला लागतं, असं बरंच काय 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 चेंजेस करतात आपण। एकदा तुम्हाला प्रिलिमिनरी अनालिसिस आलं ना, पेपर रिडिंग करून 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 तुम्हाला ते कळतं, अरे ह्या पेपरमध्ये असायला लिहिलंय का, मग आपण असं, अरे त्या पेपरमध्ये आपण तसं येणार नाही, म्हणजे त्या रिसर्चर बघून आपण ऑब्झर्व पण करतो ना, की बाबा रिचा मॅमचे लेक्चर कशी छान होत असेल, मग कधी आपण रिचा मॅमची एखादी स्टाईल घेतो न कळत, मग अजून XYZ टीचर कशी शिकवत असेल आपण कधीतरी असं चुकून ऐकतो,
मग कधीतरी त्यांची नकळत स्टाईल घेतो. मग आपलं जे कॉम्बिनेशन असतं ते सगळ्याचं थोडं 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 घेतलेलं असतं. मग प्रत्येक वेळेस बघायचं आता माझं सीचं लेक्चर इथं या डिव्हिजनमध्ये चांगलं नाही झालं पण त्या अनुपाचं चांगलं झालं, काय स्ट्रॅटेजी वापरत असेल ती हसून खेळ शिकवते का, मग नेक्स्ट टाइम आपण पण थोडेसे जोक करतो. आलं लक्षात, म्हणजे आपण तसंच रिसर्चमध्ये आणतो. म्हणून रिडिंग महत्वाचं आहे. हे जे पेपर तुम्ही 30 पेपर वाचता ना, हे असं नाही, इट इज नॉट ओनली फॉर कम्प्लिशन. कारण सुरुवातीला तुम्हाला एका दिवसाला एकच पेपर इनफ असतो, मला कळतच नसतं की कसं वाचायचं. पण नंतर एकदा तुम्हाला ती टेक्निक आली ना, एका दिवसाला 4-5 पेपर आरामात होतं. म्हणून म्हटलं मिनिमम 7 डेज लागतात तुम्हाला एलआर न्यायला, चांगला एलआर न्यायला. पण 7 डेज मध्ये ते परफेक्टच होतं, तुम्ही ज्या स्ट्रॅटेजीने केलं तर. ठीक है, ओके. सो अशा पद्धतीने तुम्हें ते करा. सो इस तरीके से आप क्या करो, पूरा एलआर कंप्लीट करो. 30 पेपर्स अभी आपका मुझे चाहिए, प्रिलिमिनरी पेपर है तो 100 तक आप अभी मत जाओ, नहीं तो आपको बोर हो जाएगा. सो इतना ही करो और फिर एक एक एलआर लिख के मुझे सब शेयर करो, फिर हमें डिस्कस करना है. ठीक है, हाँ. अभी हम क्या करेंगे, आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे इधर. लेकिन हम क्या करेंगे, मैं कल कल मुझे 9 बजे फ्री है मैं. ठीक है, 8 बजे भी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ. तो जिसका भी इंट्रोडक्शन तक कंप्लीट हो गया ना, तो फिर वो डिस्कस करेंगे. बाकी के लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, इसी लिंक को हम ज्वाइन करेंगे. क्योंकि फिर मुझे एक एक पार्ट उसका एक्सप्लेन करना है. लेकिन कंपलसरी नहीं है, नया कुछ सिखाने नहीं वाली हूँ, सिर्फ वो आपका जो जैसे प्रियंका मैम का आई थिंक रेडी है. ठीक है, हाँ. हाँ, जितना किया है ना, आप क्या करो, कल 4 बजे तक जितना होता है उतना मुझे सबमिट करो. फिर रात को 9 बजे मैं आपका एक मीटिंग सेट करके वो पे कर लूंगी. आप बाकी के लोगों को चाहिए तो ज्वाइन कर लो, जिनका जैसे कंप्लीट होता है ना, आप फिर करो. फिर ये अल्टरनेट डेज हमारा नहीं रहता ना लेक्चर, तो तब आपको मैं ले सकती हूँ. फिर आपको आपके टॉपिक के बारे में फिर आपको चेंजेस दिखाऊंगी. ये तो अभी जनरल हो गया ना, इसलिए. ठीक है, चलेगा. ओके, चलो. ओके, चलो. सो विल स्टॉप नाउ एंड मिलते अभी. सेशन हमारा हमारा अभी परसों रहेगा, लेकिन कल रिव्यू मीटिंग रहेगा प्रियंका मैम का. तो बाकी के लोगों को चाहिए तो ज्वाइन करो, और बाकी के लोग आपका जैसे जैसे होता है कंप्लीट करो. फिर कल प्रियंका मैम का लेती हूँ, बाकी फिर आपका जब आएगा तब आपका मीटिंग है. ओके, चलो. ओके, चलो. बाय, गुड नाइट. बाय.